Assalamualaikum guys, welcome back to our YouTube channel and I'm your host शिराज सुमरू। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशल जर्नल्स। स्पेशल जर्नल्स कितनी किस्म के होते हैं, आज हम किस स्पेशल जर्नल को फॉलो करेंगे, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी आज की हमारी इस वीडियो के अंदर। तो आइए चलते हैं अपने आज के टॉपिक स्पेशल जर्नल्स की जानिब। वेलकम बैक गाइस। स्पेशल जर्नल की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले चीज़ हम बात करते हैं व्हाट इज़ मीन बाय स्पेशल जर्नल्स, कि स्पेशल जर्नल्स जो है वो हमारे क्या होते हैं। देखिए, स्पेशल जर्नल्स नाम से ही जाहिर है कि स्पेशल, इट मीन्स दीज जर्नल्स यूज्ड फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शंस। ये जर्नल एक मखसूस किस्म की ट्रांजेक्शन्स के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, जर्नल की तरह नहीं कि आप इसमें हर किस्म की ट्रांजेक्शन्स को जो है वो ऐड कर सकें। स्पेशल जर्नल्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं, स्पेशल जर्नल्स की किस्में हमारे पास होती हैं 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्पेशल जर्नल्स। द वन इज़ कैश बुक, द सेकेंड वन इज़ सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, परचेजेज जर्नल एंड परचेजेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश बुक के बारे में कि कैश बुक हमारा किस किस्म का स्पेशल जर्नल है। कैश बुक वो जर्नल है या वो स्पेशल जर्नल है जिसमें हम अपनी सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस बिजनेस की रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी कैश से रिलेटेड होती हैं या बैंक से रिलेटेड होती हैं, यानी कि जिनकी पेमेंट या रिसीव जो है हम ऑन द स्पॉट कर रहे होते हैं। वो ट्रांजैक्शंस हमारी कहलाई जाती हैं कैश बुक ट्रांजैक्शंस। उसके अलावा सेल्स जर्नल की बात करते हैं। सेल्स जर्नल से मुराद हमारे वो जर्नल्स हैं या वो ट्रांजैक्शंस हैं जो मर्चेंडाइज सेल करने से रिलेटेड हैं, लेकिन उसमें हमारे पास 3 किस्म की चीज़ें ज़रूर ज़ेर गौर कीजिएगा कि सेल जर्नल में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो ट्रांजैक्शंस हम ऑन अकाउंट बेच रहे हों, वो ट्रांजैक्शंस जिसमें सप्लायर का या कस्टमर का, यानी कि परचेजेज जर्नल होगा तो सप्लायर, और अगर सेल जर्नल होगा तो कस्टमर का नाम मौजूद हो। और तीसरी बात ये कि उसमें हमारे पास कैश का जिक्र ना हो रहा हो, यानी कि ऑन अकाउंट होगी तो किसी भी किस्म की ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शंस हो या कस्टमर का नेम मौजूद हो या उसमें क्रेडिट टर्म्स मौजूद हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी रिकॉर्ड होती हैं स्पेशल जर्नल्स में। सेल जर्नल में सेल्स मर्चेंडाइज की और परचेज जर्नल में परचेज मर्चेंडाइज से रिलेटेड। तो ये हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्पेशल जर्नल्स के बारे में। लेकिन आज जो स्पेशल जर्नल हम फॉलो करने वाले हैं वो स्पेशल जर्नल हमारा है कैश बुक का। तो आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की जानिब, कैश बुक। वेलकम बैक गाइस। तो आज हमारा टॉपिक है कैश बुक से रिलेटेड। तो कैश बुक के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। 3 कॉलम्स कैश बुक, 2 कॉलम्स कैश बुक एंड 1 कॉलम कैश बुक। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 कॉलम्स कैश बुक के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर आपके टॉपिक के अंदर जो यूज़ होते हैं बिजनेस के अंदर वो 3 कॉलम्स कैश बुक यूज़ होती है, लेकिन हम 2 कॉलम और 1 कॉलम कैश बुक के हवाले से भी बात कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 कॉलम। जैसे 3 कॉलम क्यों कहा जाता है? देखिए, अकाउंट्स के अंदर कॉलम उन कॉलम्स को कहा जाता है जिसमें हम वैल्यूज़ लिखते हैं। तो 3 कॉलम कैश बुक से रिलेट क्या है? सेल्स डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम जिसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, तो 3 कॉलम हो गया। और पेमेंट साइड पे भी 3 कॉलम, परचेजेस डिस्काउंट, कैश और बैंक का कॉलम, इस वजह से हम इसे कहते हैं 3 कॉलम कैश बुक। अगर तो हमारी 2 कॉलम कैश बुक है तो 2 कॉलम कैश बुक के अंदर हमारे पास सेल्स डिस्काउंट और परचेजेस डिस्काउंट का कॉलम नहीं होगा। 2 कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक के कॉलम्स होंगे, दोनों रिसिप्ट साइड पे भी और पेमेंट साइड पे भी। और अगर 1 कॉलम कैश बुक होगा तो इसका मतलब है बैंक से रिलेटेड भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, उसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। तो उसमें 1 कॉलम कैश बुक के अंदर हमारे पास सिर्फ कैश का ही कॉलम बनेगा, फिर उसमें बैंक का और डिस्काउंट्स के कॉलम, रिसिप्ट और पेमेंट बोथ साइड पे किसी जगह पर भी नहीं बनेंगे। तो हम बात कर रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक के हवाले से जिसमें हमारे पास डिस्काउंट भी मौजूद होगा। तो वो किस तरीके से हम उन ट्रांजैक्शंस को पुट करेंगे इसके अंदर, वो देखते हैं आज इसके बारे में। सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको समझने के लिए बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास जो रिसिप्ट साइड है और पेमेंट साइड है, तो 2 चीज़ें।
इसका मतलब रिसिप्ट वो साइड है कि जब हम पेमेंट रिसीव कर रहे होंगे अपने बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि हम कोई चीज़ बेच रहे हैं या कस्टमर से पैसे रिसीव कर रहे हैं या किसी सर्विसेज के बदले में हमारी इनकम हो रही है ऑन द स्पॉट, क्योंकि कैश बुक में सारी ट्रांजेक्शन्स वो ही रिकॉर्ड होती हैं जिसमें हम पेमेंट या रिसिप्ट कर रहे हैं ऑन द स्पॉट, यानी कि फौरी फिल वक्त। तो वो चीज़ें हमारे रिसिप्ट साइड में, यानी कि कैश हमें या बैंक के जरिए हमें पैसे रिसीव हो रहे होंगे। पेमेंट साइड पे वो सारी ट्रांजैक्शंस हमारी पुट होंगी जिसमें हम कैश या बैंक के जरिए से किसी भी किस्म की पेमेंट कर रहे होंगे, एक्सपेंसेस की या मर्चेंडाइज परचेज की होगी। तो आपने यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ को गौर में रखना है कि रिसिप्ट साइड के अंदर ये जो कैश और बैंक के कॉलम है ये हमारे डेबिट कॉलम है, और पेमेंट साइड के अंदर कैश और बैंक के जो कॉलम है ये हमारे क्रेडिट कॉलम है। यानी कि कैश बुक के अंदर जब हमारा कैश या बैंक एंट्रीज के अंदर जर्नल में जो हम पास करते हैं, जो डेबिट हो रहा होगा, कैश या बैंक डेबिट हो रहे होंगे तो वो रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, और अगर कैश या बैंक हमारे क्रेडिट हो रहे होंगे तो वो पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। तो इस बात को आपने लाजमी समझना है जब आप कैश बुक प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शंस की जाने। अब ट्रांजैक्शंस हमारे पास किस तरीके से रिकॉर्ड होती है, जैसे कि हम ईयर की बात कर रहे हैं, एक सपोज ईयर है, हमने 2019 का ईयर ले लिया, मंथ्स हमारे पास मौजूद है जनवरी का, और यहाँ पर भी हम ईयर और मंथ पुट कर देते हैं 2019 जनवरी का मंथ, और हमारे पास डेट जब आएगी उसके बारे में। अब कैश बुक के अंदर हमारे पास दो किस्म के केसेस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, जिसमें से हम एक किस्म के केस को फॉलो करेंगे। एक तो पहला केस कि हमने बिजनेस अभी इस वक्त शुरू किया है और हमने अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं कैश की सूरत में, फर्नीचर वगैरह की सूरत में, तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास कैश और बैंक का ही कॉलम है जिसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि हमने बिजनेस के अंदर, बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, जनवरी का मंथ है और हमने बिजनेस स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट की है 5 लाख रुपीज़ की बिजनेस के अंदर और कैश की शक्ल में की है। तो आप जब जर्नल में एंट्री पास करते हैं तो आपके पास एंट्री बनती है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो इस सूरत के अंदर जब हम इसे पुट करेंगे, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है यानी कि बिजनेस के अंदर पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास रिसिप्ट साइड पे वैल्यू आ जाएगी। हमने जनवरी की 1 डेट को वैल्यूज पुट की, ठीक है, कैश जितना इन्वेस्ट किया हमने 5 लाख रुपीज, वो कैश हमने जो है इसमें 5 लाख रुपीज पुट कर दिया। और पर्टिकुलर में हमारे पास क्या आएगा, जाहिर बात है कैश और बैंक जब डेबिट में वैल्यूज पुट हो रही है तो पर्टिकुलर में वो अकाउंट आएगा जो हमारा क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हमारा हो रहा है कैपिटल। कुछ क्वेश्चंस आपके पास इस तरीके के आ सकते हैं कि जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की तो जो इन्वेस्टमेंट कैश की सूरत में हुई वो कैश डेबिट हो गया, और जो इन्वेस्टमेंट की यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई, कैपिटल इंक्रीज हो गया, रेवेन्यू अपना ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो गई, तो कैपिटल हमारे पास जो है वो क्रेडिट हो गया, तो वो पर्टिकुलर साइड पर लिख दिया हमने। लेकिन इस किस्म की ट्रांजेक्शन्स हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। जो कैश बुक के अंदर क्वेश्चन आते हैं हम उनको पहले फॉलो करते हैं। वो कैसे क्वेश्चन आते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी किसी मंथ में बिजनेस स्टार्ट हुआ था, अब वो मंथ हमारे पास पहले से बिजनेस स्टार्ट हुए थे, तो हमारे पास कैश और बैंक का ऑलरेडी बैलेंस कुछ ना कुछ बिजनेस के अंदर मौजूद होगा। तो वो मौजूद की सूरत में आपके पास बैलेंस इस तरीके से आएंगे, जो ये आपको सामने ट्रांजेक्शन्स मौजूद लिखी हुई नजर आ रही है कि सपोज करें बैलेंस एज पर कैश बुक जो हमारे पास मौजूद है, बैलेंस एज पर कैश यानी कि कैश के अंदर, कैश बुक के अंदर जो कैश का बैलेंस है वो सपोज करें हमारे पास मौजूद है 2 लाख रुपीज़, और बैंक के अंदर जो हमारे पास मौजूद है बैलेंस वो है 3 लाख। इन केस अगर आपका बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट में शो कर रहा है, माइनस में शो कर रहा है, तो फिर आप बैंक के बैलेंस को चाहे यहां माइनस में लिख दें, ब्रैकेट में लिख दें, या अगर आप चाहें तो पेमेंट साइड पे क्रेडिट में लिख दें, यानी कि इसका मतलब है बैंक का बैलेंस आपका माइनस में है क्रेडिट में, तो वहां आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आप यहां लिखेंगे, इसका मतलब आप माइनस में लिख रहे हैं, तो यहां आप ब्रैकेट पुट करेंगे। लेकिन फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सपोज करें कैश के अंदर हमारे पास 2 लाख रुपीज मौजूद है और बैंक के अंदर हमारे पास 3 लाख रुपीज जो है वो मौजूद है। आगे हम सपोज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक कस्टमर को मर्चेंडाइज जो है वो सेल कर दी कैश के अंदर। जब हमने मर्चेंडाइज 2 तारीख को मर्चेंडाइज सोल्ड आउट कर दी कैश के जरिए से, तो किस तरीके से कहानी होगी, सपोज करें 1 लाख की हमने मर्चेंडाइज सोल्ड आउट कर दी, तो मर्चेंडाइज जब हमने सोल्ड आउट की तो कैश हमारा रिसीव हो गया, रिसिप्ट हो गया, यानी कि रिसिप्ट साइड पे हम लिखेंगे कैश के कॉलम में 1 लाख रुपीज, और यहां पे हम लिख देंगे मर्चेंडाइज जो हमने की है, सो वी डिड सेल्स, हमने सेल्स की है, मर्चेंडाइज सोल्ड आउट की है, तो सेल्स हमने मर्चेंडाइज बेची, और कैश हमने लिख दिया रिसिप्ट साइड पे, डेबिट साइड पे। मैंने आपको बताया था कि कैश और बैंक जो है वो डेबिट कॉलम हमारे कहलाए जाते हैं रिसिप्ट साइड पे, और पेमेंट साइड पे वो क्रेडिट कॉलम होते हैं। तो पैसे हमें रिसीव हो गए तो कैश हमारे पास हो गया डेबिट। अब सपोज करते हैं
कि इस 1 लाख रुपीज में से हमारे पास जो ये ट्रांजैक्शन आपको सामने नजर आ रही है कि डिपॉजिट 50,000 इन बैंक, हमने इस 1 लाख रुपीज में से 50,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन पेश होगी, किस तरीके से एंट्रीज हमारी पुट होंगी? जब हमारे पास ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बैंक के अंदर 50,000 डिपॉजिट किए, तो आप जर्नल में एंट्री क्या पास करेंगे? ये हमारे पास एंट्री मौजूद है, बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ये आप एंट्री पुट करते हैं तो बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट में हमारे बैंक और कैश दोनों आ रहे हैं। तो यहां पर भी हमारे पास बैंक और कैश मौजूद है और वहां पर भी हमारे पास कैश और बैंक जो है वो मौजूद है, रिसिप्ट साइड पे भी और पेमेंट साइड पे भी। तो इस सिचुएशन के अंदर जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हों या ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हों, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो कैश बुक के अंदर एंट्री पुट होगी वो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा से क्या मुराद है कि वो बोथ साइड पे रिकॉर्ड होगी, वो रिसिप्ट साइड पे भी रिकॉर्ड होगी और पेमेंट साइड पे भी रिकॉर्ड होगी। तो अब हम इसे पुट कैसे करेंगे वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले सपोज करें डेट 3 थी, जनवरी 3 को हमने 50,000 जो है वो डिपॉजिट कर दिया कैश। तो कैश कैसे डिपॉजिट हुआ? कैश डिपॉजिट हमारा कहां चला गया? वो बैंक के अंदर चला गया। तो यहां पर रिसिप्ट साइड का जो बैंक है वो डेबिट है, तो हमने यहां पे डेबिट साइड पे 50,000 रिकॉर्ड कर दिए कि हमने 50,000 जो है वो कैश डिपॉजिट कर दिया, बैंक में चला गया। और वहां पे हमारे पास कौन सा अकाउंट? पेमेंट साइड में कैश और बैंक के कॉलम क्रेडिट होते हैं, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो हमने यहां पर 3 डेट को इसके सीध में मत लिखिएगा, वहां पर पेमेंट साइड पे हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है तो हम फर्स्ट पे ही पुट करेंगे। कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है तो पेमेंट साइड पे कैश के कॉलम में हम वैल्यूज लिख देंगे कि 50,000 कैश हमारा जो है वो क्रेडिट हो गया। और पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? इनवर्स पर्टिकुलर्स होंगे। किस तरीके से? यहां हमारे पास बैंक आ गया कि कैश क्रेडिट क्यों हुआ है, उसकी रीजन है बैंक, और बैंक डेबिट क्यों हो रहा है, उसकी रीजन है कैश। तो चूंकि ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है तो पोस्टिंग रेफरेंस के अंदर हम सी लिख देंगे ताकि हमें पता लगे कि ये ट्रांजैक्शन जो है हमारी 3 तारीख की कैश और बैंक से रिलेटेड है और इसे हमने दोनों साइड पे पुट किया है, रिसिप्ट साइड पे भी और पेमेंट साइड के अंदर भी। तो इस तरीके से हमारे पास जब हम पैसे बैंक के अंदर डिपॉजिट करेंगे तो इस तरीके से हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे। उसके अलावा सपोज करें हमारे पास ये एक ट्रांजैक्शन मौजूद है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या कहानी लिखी हुई है कि एक कस्टमर था हमारा, कस्टमर पेमेंट उसने हमें पेमेंट कर दी 50,000 रुपीज़ उसने हमें पेमेंट करने थे, लेकिन 48,000 रुपीज़ जो है उसने हमें पेमेंट किया इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि वो 2,000 रुपीज़ अब हमें मजीद नहीं देगा। तो हमने जब उससे पैसे रिसीव किए, और एक और बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने चेक रिसीव किया, लेकिन चेक को हम डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट नहीं करते। उसकी रीज़न ये होती है कि चेक जब तक हमारे हाथ में होता है हम उसे डायरेक्ट, अगर तो वो डायरेक्ट डिपॉजिट कर देता है, वो बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करेगा तो हम डायरेक्ट बैंक में एंट्री पुट कर देंगे कि इसने हमें पेमेंट कर दी। लेकिन अगर चेक उसने हमें दिया है तो हमने अभी तक चेक की रिसीव की है, हमने उस चेक को बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं किया। तो जब बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं किया तो इसका मतलब जब तक चेक हमारे हाथ में है वो कैश काउंट हो रहा है, वो ओपन है। तो हम उस एंट्री को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? 4 डेट को उसने हमें पैसे पे कर दिए। पैसे क्यों पे किए? उसने किसी दौर में हमसे मर्चेंडाइज परचेज की होगी, तो तब हमने लिखा होगा अकाउंट रिसीवेबल। तो अब हमने उससे पैसे ले लिए तो इसका मतलब हो गया अकाउंट रिसीवेबल हो गया क्रेडिट। और ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि 50,000 हमने लेने थे, लेकिन 48,000 के अंदर हमने अकाउंट को सेटल कर दिया। इट मीन्स जो 2,000 रुपीज़ हमने कम लिए वो हमारा क्या है? सेल्स डिस्काउंट। वो डेबिट हो गया सेल्स डिस्काउंट भी, और चेक अभी तक हमने डिपॉजिट नहीं किया बैंक के अंदर, तो वो 48,000। और जब हम उस चेक को बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देंगे 48,000 को, तो ट्रांजैक्शन हमारी इसी तरीके से होगी जो इससे पहले हमने कॉन्ट्रा एंट्री पास की है जब हमने बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट किए थे। फिर उसके बाद अगर हमने पेमेंट की हो किसी सप्लायर को कि भाई वी पेड ₹20,000 बाय चेक टू मिस्टर अली फॉर एग्जाम्पल, तो ये ट्रांजैक्शन जो आपके पास मौजूद है 5 तारीख को, तो हम इसे किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? अब पेमेंट के अंदर चूंकि चेक के जरिए पेमेंट की है तो हमने डायरेक्ट बैंक से ही पैसे माइनस कर दिए। हमने उसे क्यों पेमेंट की? यानी कि हमने पेमेंट करने तो इट मीन्स पेमेंट की है। तो यहां पर हमारे पास पेमेंट साइड पे हम लिखेंगे अकाउंट्स पेएबल,
20,000 हमने चेक के जरिए से पेमेंट की है, और फॉर एग्जांपल चले ऐसे कर लेते हैं कि 20,000 हमने पे करने थे, हमने 19,500 पे किए, तो इट मींस 500 हमें डिस्काउंट हो गया, और जो चेक हमने दिया वो दिया 19,500 रुपीज़। तो ये हमारे पास उस सूरत के अंदर ट्रांजैक्शन होगी जब हमने पेमेंट कर दी। अब फॉर एग्जांपल हमने मजीद कोई मर्चेंडाइज परचेज की, लेकिन कैश के ऊपर ऑन अकाउंट होगी। अगर मर्चेंडाइज परचेज करेंगे तो वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि कैश बुक के अंदर सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो हमारी ऑन द स्पॉट पेमेंट से रिलेटेड होती हैं, कैश या बैंक के जरिए। अब सपोज करते हैं 6 तारीख को हमने मजीद मर्चेंडाइज परचेज की, तो या तो आप इसे परचेजेस लिखते हैं या मर्चेंडाइज लिखते हैं, जो भी आप लिखेंगे। हमने मर्चेंडाइज परचेज कर दी कैश के जरिए परचेजेस, और 50,000 की मर्चेंडाइज हमने परचेज की है, तो मर्चेंडाइज हमारी हो गई क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड हो गई, किससे रिलेटेड? मर्चेंडाइज से रिलेटेड। उसके बाद अगर हमने सैलरीज पे की हैं, सैलरीज पे की हैं 7 डेट को, अब उस सूरत में आपकी कोई भी चीज़ की पेमेंट हो सकती है, सैलरीज हो, रेंट हो, एडवर्टाइजिंग हो, आप प्रीपेड करें, एडवांस पेमेंट कर रहे हो या एक्सपेंस करके फिर पेमेंट कर रहे हो, तो वो आपकी पेमेंट साइड पे ही आएगी, क्योंकि कैश आप क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। अगर तो हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो प्रीपेड का वर्ड लग जाएगा, प्रीपेड रेंट हो, प्रीपेड सैलरी हो, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हो, प्रीपेड कमीशन हो, कुछ भी आप पे कर रहे हो, और उस सूरत के अंदर अगर आप उसे यूज़ करने के बाद पे कर रहे हो तो डायरेक्ट हमारे पास एक्सपेंस लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रेंट एक्सपेंस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि भाई मैंने पिछला रेंट पे किया था, अभी पे किया, तो वो मैंने रेंट यूज़ कर लिया है, तो रेंट एक्सपेंस हो गया। चेक के ज़रिए पेमेंट की है तो वो 20,000 से चेक जो है मेरा बैंक से पैसे चले गए, तो बैंक मेरा क्रेडिट हो गया। ये उस सूरत के अंदर जब हम किसी चीज़ की पेमेंट कर रहे होंगे। एक और ट्रांजैक्शन, अगर हम बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हो, ₹15,000 या 20,000 जो भी आप कहें, ₹20,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, पर्सनल यूज़ नहीं है, फिर वो ड्राइंग होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। फॉर ऑफिस यूज़, तो जो हमने डिपॉजिट की थी ट्रांजैक्शन, चूंकि जब हम ऑफिस यूज़ के लिए निकालेंगे तो एंट्री हमारे पास बनती है कैश डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। तो उस सूरत के अंदर अब हमारे पास दोबारा से डेबिट और क्रेडिट में कैश और बैंक दोनों आ गए। तो जब हमारे पास दोनों आ गए तो इस सूरत के अंदर भी, विड्रॉ की सूरत में भी, हम रिसिप्ट और पेमेंट दोनों साइड पे एंट्री पुट करेंगे, और वो भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, लेकिन डिपॉजिट से रिवर्स हो जाएगी। अब कैसे रिवर्स होगी? फॉर एग्जाम्पल 8 तारीख को हमने विड्रॉ कर दिए पैसे 20,000 रुपीज़ बैंक से, तो कैश डेबिट हो गया, तो कैश डेबिट हो गया तो यहाँ पर हमारे पास कैश के कॉलम में रिसीव हो गए पैसे, तो रिसिप्ट साइड पे कैश डेबिट होता है, तो 20,000 डेबिट हो गए। और बैंक ने हमें पे किए 8 तारीख को, पेमेंट साइड पे बैंक के कॉलम में हमने लिख दिए 20,000 के, भाई बैंक ने हमें 20,000 रुपीज़ जो है वो पे कर दिए। तो अब जो ट्रांजेक्शन जो पर्टिकुलर होगा, जो रीज़न होगा, वो उलट हो जाएगा, बैंक आ गया, तो बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? भाई कैश की वजह से, यानी कि कैश हमने विड्रॉ किया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैश डेबिट क्यों हुआ, कहाँ से आया ये पैसा? हमने कहा भाई बैंक से हमने आया, बैंक ने हमने पे कर दिया और हमने जो है वो कैश रिसीव कर लिया। तो इस सूरत के अंदर भी एक कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे सी रिकॉर्ड कर दिया कि इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट। फिर उसके बाद अगर हम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से फॉर पर्सनल यूज़, तो यहाँ पर पर्सनल यूज़ के अंदर हमारे पास ट्रांजैक्शन बनेगी ड्राइंग डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। तो पर्सनल यूज़ के अंदर हमारे पास कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन नहीं बनेगी, पर्सनल यूज़ के अंदर हमारे पास ट्रांजैक्शन बन जाएगी ड्राइंग डेबिट, तो पेमेंट हुई ना, बैंक से पेमेंट हो गई, तो ड्राइंग डेबिट और बैंक से पैसे निकाले 10,000 रुपीज़, तो बैंक हमारे पास जो है वो क्रेडिट होगी इस सूरत के अंदर। एक और हमारे पास केस आता है इसके अंदर, अगर वो आ जाता है कि कैश शॉर्ट ड्यूरिंग द ईयर ₹500 रुपीज़, कैश शॉर्ट हो गया। इससे मुराद ये है कि हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग की, छानबीन की, लेकिन 500 रुपये कहाँ चले गए हमें उसके बारे में याद नहीं आ रहा था या हमें पता नहीं लग रहा था। तो उस सूरत के अंदर अगर बिजनेस के अंदर सारे रिकॉर्ड होने के बावजूद भी 500 रुपये कहाँ यूज़ हो गए नहीं पता लगा, तो उसे हम रिकॉर्ड तो जाहिर सी बात है करेंगे, वरना बैलेंसेस इक्वल नहीं होंगे, जो कैश और बैंक हमारे पास मौजूद है मैच नहीं होंगे आपस में बैलेंसेस। तो उस सूरत के अंदर चूंकि कैश शॉर्ट हो रहा है, यानी कि 500 रुपये हमारे पास से जा रहे हैं, क्रेडिट हो रहा है, तो उस सूरत के अंदर पेमेंट में एंट्री पास होगी 10 तारीख को। फॉर एग्जांपल उस अकाउंट के लिए हम नाम लिखेंगे कैश शॉर्ट एंड ओवर। 500 कैश हुआ है तो 500 रुपीज़ कैश के कॉलम में हमने लिख दी।
अगर यही चीज आपके पास इस तरीके से लिखा जाती है कि कैश ओवर ड्यूरिंग द मंथ ₹500, कैश 500 ओवर हो गया, ज्यादा हो रहा है, 500 कहां से आ गए हमें नहीं पता लगा, तो उस ओवर की सूरत में यही अकाउंट हमारे पास यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा, कैश शॉर्ट एंड ओवर। ज्यादा हो गए 500, तो उस सूरत के अंदर हमारे पास 500 यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इस तरीके से कैश बुक की ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। अब हमने इसको बैलेंस करना है कि ये बैलेंसेस किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले ये 500 यहां नहीं आएंगे, ये कैश के कॉलम में आएंगे, सॉरी टू से। अब हम इसे क्लोज किस तरीके से करेंगे? क्लोजिंग का तरीका हमारे पास होगा, सबसे पहले हम कैश के डेबिट साइड के कॉलम को जो है वो टोटल कर देंगे। 2, 3 लाख, 3,48,000, 3,68,000, ये हमारे पास बैलेंसेस हो गए 3,68,500। ये बैलेंसेस हमारे पास आ गए 2,000 और ये बैलेंस हमारे पास आया 3,50,000 रुपीज़। और अगर हम अब उस साइड पे पेमेंट साइड के तीनों कॉलम्स को टोटल करते हैं, हम पेमेंट साइड के तीनों कॉलम्स को टोटल किया तो 500, 50, 1 लाख, 500 और बैंक का बैलेंस हमारे पास हो गया 20,000, 40, 50, 69,500। अब हमारे पास ये बैलेंसेस किस तरीके से होंगे? सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन सी साइड हमारे पास ज़्यादा है। कैश को कैश की साइड से टोटल करेंगे, बैंक को बैंक के साथ जो है वो टोटल करेंगे। सबसे पहले हम कैश देखते हैं। कैश हमारे पास है 3,68,500 और उस साइड का कैश है 1,05,000। तो इसका मतलब ये साइड ज़्यादा है और वो साइड हमारे पास कम है। तो इससे पहले भी हम जर्नल लेजर में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो बैलेंसेस हमारे पास कम होता है उस साइड पे हमारे पास जाता है बैलेंस CF। तो मंथ के लास्ट में 31 जनवरी हमने लिखा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड कितना है हमारे पास? 3,68,500 में से हमने 1,05,000 माइनस कर दिए तो हमारे पास कैश का बैलेंस बचा 2,68,000 रुपीज़। ये हमारे पास वैल्यू आ गई कैश की। अब इसी तरीके से बैंक का करेंगे। 3,50,000 में से 69,500 हमने माइनस कर दिए तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास बचेगी 2,80,500। ये हमारे पास बैलेंस आ गया किसका? ये बैलेंस आ गया हमारे पास बैंक साइड का बैलेंस BF। ठीक है भाई, तो इस सूरत के अंदर हम अपने बैलेंसेस को किस तरीके से टोटल करेंगे वो अब हम मजीद आगे देखते हैं। हमने दोनों साइड के बैलेंसेस को टोटल किया एक दूसरे की सीध के अंदर, ये इसकी टोटल और यहाँ पर इसका टोटल। कैश को टोटल किया हमने, ये हो गया 3,68,500। बैंक के कॉलम को टोटल किया, ये हमारे पास हो गया 3,50,000। डिस्काउंट्स के कॉलम को टोटल नहीं करेंगे क्योंकि वो दोनों अलग अलग नेचर के अकाउंट है। वो परचेजेस डिस्काउंट है, ये सेल्स डिस्काउंट है, तो वो जैसे होंगे वैसे ही हम रिकॉर्ड कर देंगे। 2,000 यहाँ पर, 3,68,500 और यहाँ पर हमारे पास हो गया 3,50,000। इट मीन्स बोथ बैलेंसेज आर इक्वल। तो जब इक्वल होगा हम इसे क्लोजिंग कर देंगे, क्लोज करेंगे, डबल अंडरलाइन नीचे कर देंगे, इसे फुटिंग हम कहते हैं। और हमने बैलेंसिंग इससे पहले हमने कर दी है। तो अगर CF बैलेंस हमारे पास कैश और बैंक का यहाँ आया है तो BF बैलेंस लाजमी हमारे पास उल्टी तरफ जाएगा। जैसे ये हमारे पास बैलेंस था तो ये बैलेंस BF कहलाया जाता है, जो ओपनिंग बैलेंस था। तो ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा हमारे पास। जनवरी के बाद मंथ हमारे पास आता है फैब की फर्स्ट डेट को हमने यहाँ लिखा बैलेंस BF। तो BF के अंदर जो हमारे पास कैश मौजूद है, यानी कि ऑलरेडी हमारे पास कैश मौजूद है बिजनेस करने के लिए 2,68,000 और बैंक के अंदर हमारे पास पैसे मौजूद हैं 2,80,500। सो दैट इज अवर टुडेज टॉपिक गाइस। ये हमारे पास कैश बुक थी, हमने उसे किस तरीके से रिकॉर्ड किया ये आपने बखूबी देखा। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई क्वेरीज हैं, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपको क्वेश्चन के अंदर समझ नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने सवालात के बारे में आगाह कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास हमारा इंस्टीट्यूट का नंबर भी है सामने मौजूद आ रहा है,
आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके किसी भी किस्म की ऑनलाइन क्लासेस, आप MBA से रिलेटेड हैं, MCOM से रिलेटेड हैं, BBA से रिलेटेड हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड हैं, या इसके अलावा आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड हैं, तो आपको किसी भी किस्म से रिलेटेड अगर अकाउंटिंग में आपको कोई क्वेरीज हैं तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं बहुत रीज़नेबल फ़ीस के साथ। उसके अलावा मैं आखिर में फिर आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी जितनी भी मसाइल हैं अकाउंट से रिलेटेड वो हम आपको आसानी के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा करेंगे और उन्हें सॉल्व भी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट को, शिराज सुमरो को। अल्लाह हाफ़िज़।